सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का स्प्राउटी एरा में। आज हम करने जा रहे हैं एज प्रॉमिस, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो है क्या करने वाले हैं। हम इन्हीं चैप्टर्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कवर करने वाले हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिले। ओके, सो आज का हमारा अध्याय 1 है, ये हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री। चैप्टर जो आपका 1 है, यानी कि अध्याय 1 जो है आपका है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं, रशीदा के सवाल से शुरुआत करते हैं। रशीदा जो है बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक से उसकी नज़र जो है एक सुर्खियों पर पड़ी। जो न्यूज़ जो है आ रही थी उस पर उसने पढ़ा कि 100 साल पहले। तो उसको पढ़ के वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, यानी कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखते हैं हम कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो हम ये देख सकते हैं कि तुम रेडियो सुन सकते हो कल, या कल तुम टीवी टीवी देख रहे थे, या कल तुम अखबार पढ़ रहे थे, ये सब चीजें तो है। पिछले साल का क्या हुआ था, तुम किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे याद हो कि पिछले साल इस वक्त क्या हुआ था, उससे भी आप बात कर सकते हो। लेकिन इतने हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगाया जाएगा भाई। तो ये पता लगाने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ओके, चलिए, हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ी सी सेटिंग में चेंजेस करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। ओके जी, चलिए। ये बेस्ट मोड है पढ़ाने का। आगे चलते हैं कि हम अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, लेकिन क्या जान सकते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, अतीत के बारे में ना हम बहुत कुछ जान सकते हैं, कि जैसे उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, या उस समय के लोग जो है किन जानवरों का शिकार करते थे, क्या वो पशुपालक थे, किस तरीके की कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजें जो है हम उस समय के बारे में या उस काल के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे जो है कौन से तरीके के गेम खेलते थे, या कौन से गेम खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर उस समय के बच्चे कौन से सॉन्ग्स या गाने गाते थे। तो ये सारी चीजें जो है हम जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं। अब हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, देखिए, जब आप इम्तिना क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, जब आप आराम से अपने घर में बैठे होते हैं और आप देखते हैं कि लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, तो कभी आपके मन में नहीं आता कि जब ये चीजें नहीं थी, जब बिजली नहीं थी या पंखा नहीं था, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय लोग जो है किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते होंगे। तो ये दिमाग में चीजें जिनके आएंगी, वो लोग क्या होंगे, वो क्यूरियस किस्म के लोग होते हैं, जो जिनमें कुछ जानने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि ये चीज ऐसे आज के समय में होती है, लेकिन पहले के समय में कैसी हुआ करती थी। तो ये सब कैसे पता लगाया जा सकता है, एकमात्र उपाय है आपका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को पढ़ के। अब लोग उस समय पे कहाँ रहते थे ये पता लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे एक ना मैप दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नर्मदा नदी दिख रही है। ये रही नर्मदा नदी। इत्मीनान, वो वर्ड मैं बोल नहीं पा रही थी, मुझे याद आ गया, उस वर्ड को कहते हैं, अब मैं फिर भूल गई, मैंने बोल दिया, ठीक है। इत्मीनान, ठीक है। इत्मीनान से जब आप बैठे होते हैं, तो ये मैं बोलने जा रही थी, उस वक्त मेरे जो है बोल सकते हैं आया नहीं मुंह पे। चलिए, कई लाख वर्ष पहले से हम देखें कि ये जो नर्मदा नदी है जो मैंने अभी आपको दिखाई, यहाँ पर जो है लोग रह रहे थे। ठीक है, काफी लाखों सालों से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पे रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, जो अर्लियर पीपल थे, उनमें से कुछ जो है संग्राहक थे। संग्राहक क्या होते हैं, जो चीजें इकट्ठा करते, गैदरर्स। ठीक है, संग्राहक क्या होते, गैदरर्स। अब यहाँ हिंदी में ही पढ़ाना है, तो हम हिंदी में ही सिर्फ बात करेंगे। संग्राहक का मतलब जो संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं भाई, कि जंगलों से मिलने वाली जो संपदा है उसको इकट्ठा करते हैं अपने भोजन के लिए या और किसी काम के लिए जो है
उनको इकट्ठा करते थे। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, ये शिकार भी करते थे। क्या करते थे, शिकार भी किया करते थे। तो जानवरों का शिकार करते थे, इसे हम कह सकते हैं जानवरों का आखेट भी करते थे। तो ये हो गए कि पुराने समय के लोग क्या किया करते थे, किस तरीके का काम किया करते थे, कहाँ रहते थे। अब आप यहाँ पर देखिए सुलेमान और किरथार, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो ये सुलेमान और किरथार जो है क्या है, पहाड़ियां हैं। और यहाँ जो हम मैप में देख सकते हैं इन दोनों को, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां आज से 8,000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8,000 साल पहले, कुछ स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना यही इन इलाकों में लोगों ने आरंभ किया था। साथ ही उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग क्या करते थे, ये लोग गांवों में रहते थे। और आप यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी। सो उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियां है, मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ियां हैं, ये देखिए यहाँ पर विंध्य पहाड़ियां, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ, जहां पे धीरे धीरे जो है कृषि होने लगी। और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया या उगाया गया वो विंध्यास थे, ठीक है। विंध्य के ऊपर का जो इलाका है, इसके नॉर्थ का या इसके उत्तर का जो इलाका है, इन जगहों पर सबसे पहले चावल उगाए गए। अब इस मैप को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ पे दी हुई है, सतलज, रावी, चेनाब नदी, झेलम नदी, इन सब नदियों के बारे में यहाँ पे डिनोट किया गया है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए जो आगे आपको काम आएंगे, जैसे कि कावेरी नदी, पेनार नदी, ठीक है, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये आप देख लीजिए नीचे यहाँ पर इनके बारे में भी दिया जा सकता है। सो गंगा नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सोन नदी है, ध्यान रखना, इसके बारे में अब अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो सोन नदी ये रही। चलिए आगे। अब क्या हम देखिए सिंधु नदी, अब ये भी मैंने आपको दिखाया और इसकी सहायक नदियां भी मैंने आपको दिखाई, ठीक है। तो सहायक नदियां क्या होती है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। आज से लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो है कुछ शहर जो है बसने शुरू हुए, या हम कह सकते हैं कुछ नगर जो है फले फूले, कुछ शहर बसना शुरू हुए। और गंगा या उसकी सहायक नदियां जो है उनके आसपास के इलाकों में भी धीरे धीरे जो है नगरों का विकास शुरू हुआ, यानी कि जो शहर थे वो बसना शुरू हो गए। अभी मैंने आपको सोन नदी दिखाई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोन नदी का पता लगाओ, मैंने आपको पहले ही दिखा दी। सो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसे पुराने समय में क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। आज के समय पे ये बिहार में है, उस समय जो है इसे क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। और इसके जो शासक थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, मतलब बहुत ज्यादा बलवान थे। जैसे अशोका के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, या मगध से संबंधित जितने भी आप कह सकते हैं शासक रहे हैं वो सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया देश के इस, और सिर्फ मगध में नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापनाएं की गई थी। तो लोग हमेशा जो भी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, हिमालय या नदियां जो थी, नदियां, पहाड़ या रेगिस्तान, ऐसे इलाकों पर यात्राएं करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता था। क्या होता था, जोखिम भरा होता था, कठिन होता था, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जो है इनकी यात्राएं करते थे, फिर भी लोगों के लिए कभी भी ये यात्रा करना असंभव नहीं था। इससे हम ये देख सकते हैं कि कभी लोग जो है बहुत कारणों से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जैसे कभी कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, या कभी कभी लोग प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थितियों में भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कभी कभी जो सेनाएं होती थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। इसके अलावा जो व्यापारी होते थे वो हमेशा काफिलों में जाते थे, जैसे कि जहाजों में अपने साथ जो भी वैल्यूएबल गुड्स होते थे, जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी, उनको साथ में लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे, रिलीजियस टीचर्स होते थे, ठीक है, जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों को शिक्षाएं और सलाहें देते हुए एक गांव से दूसरे गांव भी जाया करते थे, या एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक भी जाया करते थे। कुछ नए लोग या कुछ ऐसे लोग होते थे जो नए और रोचक स्थानों को खोजने की इच्छा में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो कई लोग जो है उत्सुकता के कारण भी
एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये हमने देखा कि क्या कारण हुआ करते थे लोग जो यात्राएं करते थे। अब हमने उस समय के कारणों को तो पढ़ लिया कि क्यों क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे, लेकिन आज के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं क्यों करते हैं। सो एक बार फिर से हम मैप 1 को मैंने आपको दिखा दिया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहाड़ियां हैं या जो पर्वत है, समुद्र है, इस ये जो है एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, एक बाउंड्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि लोग इन सीमाओं को पार करके भी आ जाते थे। ऐसा नहीं था कि जैसे कि आप देखेंगे हमारे इंडिया के मैप में बहुत बुरा बनाया। ठीक है, सो आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे हिमालयाज है। ठीक है, तो ये हिमालय जो है एक नेचुरल, आप कह सकते हैं एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी इसको क्रॉस करके लोग यहाँ आए। ठीक है, तो जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, मतलब अगर लोगों ने चाहा कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो इजीली, इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको पूरा किया, और वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई को छू सके, साथ ही इतने गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। तो कई लोग जिनमें इच्छा होती है, कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहां रहा है। तो मतलब जहां इच्छा होती है किसी काम को करने की, अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है तो कोई आपको उसको पाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आप देखिए, जब एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा, सपोज आपके घर में भी कोई मेहमान रहने आया, तो क्या होता है, जब वो 10 दिन आपके घर रहेगा, आप उसका ओढ़ना पहनना, खाना पीना, या उसके बोलने का, रहन सहन का तरीका, सब चीज आप देखते हैं, नोटिस करते हैं। कुछ चीजें वो आपके यहाँ से सीख के जाएगा, कुछ चीजें आप उससे इन्फ्लुएंस होके सीखोगे। तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक परंपराओं में भी बदलाव आते हैं, उनमें भी जो है बहुत सारी चीजें जो है बदलने लगती है। आप कह सकते हैं सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया जा सकता है इस आवागमन के जरिए। सो कई 100 वर्षों से लोग क्या कर रहे थे, पत्थर को तराशने के लिए, पत्थर को तराशने या संगीत को रचने के लिए, यहाँ तक कि भोजन बनाने के भी नए नए तरीके और अच्छे तरीकों को अपनाते रहते थे। ऐसा नहीं है कि एक तरीका है उनके पास और वो ट्रेडिशनल, या हम कह सकते हैं ना पारंपरिक चीजों को वो अपनाए जा रहे हैं, उसी को यूज किए जा रहे हैं। नहीं, लोग जो है नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते थे, नए नए तरीकों को अपनाते रहते थे। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर आया, आपने उसको देखा और आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए, मतलब आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। तो ऐसा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज, ऐसी कोई ना कोई चीज हिट करती है जो आप पर प्रभाव डालती है। अब आ जाते हैं देश के नाम पर। हमारे देश के लिए दो नामों का उपयोग किया जाता है, इंडिया और भारत। आप हमारे संविधान में भी अगर देखेंगे तो इन दोनों नामों का जिक्र है। ये नाम कैसे पड़े, तो इंडिया शब्द जो है वो आपकी सिंधु नदी, इंडस रिवर जो है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, तो इसके नाम से पड़ा। कैसे पड़ा, अगर आप अपना एटलस देखेंगे तो उसमें ईरान और यूनान जगह है दो। ठीक है, तो आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी या यूनानी लोग होते थे, वो सिंधु नदी को तो जानते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी के जो पूर्व का इलाका था उसको क्या कहा, इंडोस या इंडिया कहा। ठीक है, इंडोस तो वो सिंधु नदी को कह रहे थे, तो उन्होंने पूर्व में स्थित जो भूमि था उसको क्या कहा, इंडिया कहा। अब भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत नाम का उल्लेख जो है हमें हमारी ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो आज से 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है हमें भारत नाम का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भरत नाम जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ लोगों के समूह के लिए यूज किया जाता था, और हमें इसका ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख दिखता है। तो इस वजह से बाद में ये भारतवर्ष जो है, आप कह सकते हैं भारत जो है नाम इंडिया के लिए यूज होने लगा। अब अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में जानने के कई तरीके हैं। देखिए, जैसे कि हमें कई पांडुलिपियां मिलती हैं। अब ये पांडुलिपि क्या होती है, ठीक है, ये दो शब्दों से बना है, जिसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, ठीक है, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, तो हाथ से लिखी हुई तो पांडुलिपि। ठीक है, ये किस पर लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक बुर्ज नाम का पेड़ है, उसकी छाल से उसको तैयार किया जाता था, ऐसे पत्रों को तैयार किया जाता था और उन पर जो है ये लिखी जाती थी। तो ये पांडुलिपि यहाँ पर इमेज दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की लिपियां जो है हमें मिलती है और जिनसे हमें पुराने समय के बारे में जानने को
मिलता है। अब आ जाते हैं कि भाई इतने सालों तक पांडुलिपियां जो है, कई पांडुलिपियां ऐसी थी जिन्हें कीड़ों ने खा लिया या कोई नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियां थी जो हमें आज भी मिली, जिन्हें मंदिरों में या विहारों में सुरक्षित करके रखा गया, संरक्षित करके रखा गया। तो ऐसी हमें जो मिली है उनसे हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं, राजा के जीवन के बारे में पता चलता है, क्योंकि आम जनता के बारे में तो इतना हम पता नहीं लगा पाते। या तो इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो सारी भाई सब आम जनता जो है इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, या हम ये मान सकते हैं कि भाई राजा तो क्या करता था, अपनी विख्याति करने के लिए, अपनी ख्याति करने के लिए, अपनी जीतों के बारे में या कोई भी युद्ध के बारे में लिखवा देते थे। तो राजाओं के बारे में, और राजा के आप देखेंगे दरबार में बहुत सारे कवि लेखक हुआ करते थे जो उनके बारे में लिखते थे, लेकिन आम जनता के बारे में हमें काफी कम चीजें मिलती हैं। अब जितने भी लेख हमें मिले हैं या कविताएं हमें मिली हैं, इनमें से ज्यादातर जो है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन कई जो है प्राकृत या तमिल भाषा में भी मिले हैं। अब ये प्राकृत भाषा ये वो भाषा होती है जो आम लोगों की बोलचाल में यूज की जाती थी, आम लोगों के द्वारा यूज की जाती थी। अब हम आ जाते हैं अभिलेखों पर। ये अभिलेख देखिए, जो भी एक सख्त, या आप कह सकते हैं किसी पत्थर या किसी सख्त धातु पर जिन पर लिखा गया हो, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। एक हो गया आपकी पांडुलिपि, एक हो गए अभिलेख। तो ऐसे लेख जो पत्थर या फिर ऐसी धातु जैसी चीजों पर या कठोर सतहों पर लिखे गए, उन पर उनको उत्तीर्ण किया गया, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। तो कई बार क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो वो अपने आदेशों को, जो भी आदेश वो जारी करते थे, उन्हें इन पर लिखवा देते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन भी कर सके। ठीक है। आम जनता के बारे में हमें काफी कम पता चलता है, क्योंकि शासक जो है अपनी लड़ाइयों में या अपनी विजयों के बारे में जो है लिखवाते रहते थे। इसके अलावा कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें अतीत में बनी और जो प्रयोग में ली जाती थी, यानी कि उस समय लोग जो है जिनका इस्तेमाल करते थे, ऐसी वस्तुएं भी हमें मिली है। ठीक है। और जो इन वस्तुओं की का अध्ययन करता है, जो इनकी स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसको हम कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है। इंग्लिश में से कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। ओके। ये क्या करते हैं, ये पत्थर और ईंटों से बनी जो इमारतें हैं उनके अवशेषों का अध्ययन करते हैं। आप ये देख लीजिए, हमें जो ये चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको एक पात्र जो कि हमें प्राप्त हुआ है, उसकी इमेज दी हुई है, उसकी फोटो दी हुई है। यहाँ पर आपको इस तरीके के सिक्के जो है प्रयोग में लाए जाते थे आज से 2500 साल पहले, तो उनका यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही ये जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तक इन सब की स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और ये कहाँ से मिलती है इन्हें, जब भी कोई खुदाई होती है, जो छानबीन ये लोग करते हैं, तो वहां से जो भी चीजें इन्हें प्राप्त होती है उनका यह अध्ययन करते हैं। इनमें से कोई चीजें या कई चीजें पत्थर की बनी होती है, या कोई पक्की मिट्टी की बनी होती है, कुछ धातु की बनी हुई हो सकती है। ठीक है। तो जो तत्व कठोर या जल्दी नष्ट वाले ना हो, वो इतने समय तक तो वही चीज रहेगी जो कठोर होगी या जल्दी से नष्ट नहीं होगी, क्योंकि कई चीजें जल्दी से नष्ट होने वाली तो इस समय तक हमें मिलेगी भी नहीं। ठीक है। कई जानवरों की या चिड़ियाओं की या मछलियों की हड्डियां भी मिलती है, उन्हें भी जो है इनके द्वारा ढूंढा जाता है। इससे हमें ये जानने में या ये जानने को मिलता है कि उस समय लोग जो है किस तरीके की चीजें खाया करते थे। जो वनस्पति के जो हमें अवशेष मिलते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जो है पेरिशेबल होती है, जल्दी से नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कई अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जले हुए जो हमें मिले हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है, जैसे अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इस समय ये भी पता चलता है कि उस समय आग का उपयोग भी किया जाता था। तो जो ये पांडुलिपियां हैं या अभिलेख है या जो भी पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारियां हैं, ये इतिहासकार क्या करते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्रोत कहते हैं, क्योंकि ये एक स्रोत है जिनसे हमें पुराने समय के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है, और हम पुराने समय की चीजों को पुनः निर्माण कर सकते हैं या जानने की कोशिश कर पाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है अतीत एक या अनेक। तो बुक का नाम भी आप देखें तो लिखा हुआ है हमारे अतीत। हमारे मतलब एक से ज्यादा है, एक अतीत तो हो नहीं सकता। सपोज कोई राजा था, तो राजाओं का अतीत तो अलग हो गया ना। ठीक है। उनकी हिस्ट्री अलग हो गई, उनकी लाइफस्टाइल अलग थी, उनके जीवन का रहने का तरीका अलग था। जो पशुपालक थे या जो किसान थे, उनके जीवन का रहने का या जीवन यापन का तरीका अलग था। तो सबका अलग अलग अतीत होगा। ठीक है।
क्योंकि सबके अलग अलग रीति रिवाज थे, सबके अलग अलग व्यवहार थे, तो सबके हम कह सकते हैं सबके अतीत भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि आप देखिए अंडमान के लोग जो हैं ज्यादातर भोजन मछलियां पकड़कर या शिकार करके प्राप्त करते हैं, तो उनका अतीत अलग होगा। कुछ लोग जो किसी और क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसी और क्षेत्र में रहते थे, तो उनका अतीत अलग होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है या एक और भेद है कि उस समय के जो शासक थे वो तो अपनी जीतों के बारे में लिख देते थे, ठीक है, लेकिन यही कारण है कि इस वजह से ही हम राजाओं या उनकी लड़ाइयों, उनके युद्धों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन जो आम जनता थी उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उनके कार्यों का लेखा जोखा नहीं कहीं पर भी हमें मिला है। अब आ जाते हैं तिथियों का क्या मतलब होता है। तो जब भी कोई हमसे डेट पूछता है, तारीख पूछता है, तो हम क्या कहते हैं कि 2012 चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, तो हमने ना एक तिथि को या आप कह सकते हैं एक साल को जो है मूल ईयर या मूल वर्ष नाप लिया है। या कैसे हम पता लगाते हैं, तो ये आप देखिए कि ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह जो थे, उनकी जन्म की जो तिथि थी उससे हम काउंट करते हैं। यानी कि जो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। तो ईसा मसीह के जो जन्म है उसको हमने जीरो मान लिया, बेस मान लिया, और उसको लेकर हम सारी तिथियां गिनते हैं। तो उनके जन्म से पूर्व की जो तिथि होती है, तो उन्हें हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले, और बाद को हम कहते हैं जो हमारा करंट एरा चल रहा है जिसे हम एडी, ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है, उनका उल्लेख किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं चैप्टर फिनिश। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। इंग्लिश वीडियो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए ये है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।